वेलकम टू तरुण आइस। माय नेम इज रोहित कुमार। आज हम बात करने वाले हैं 8 सितंबर 2022 की समसामयिक घटनाओं के बारे में। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो समसामयिक घटना जो है हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, खास करके प्रारंभिक एग्जाम और हमारा मेंस पेपर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले आज का जो सबसे महत्वपूर्ण न्यूज़ है या आप कह सकते हैं समसामयिक की घटना, भोजन की चिंता, जो कि हमारा इंडियन एक्सप्रेस से लिया गया है। आप इसे GS3 अर्थात समान ज्ञान 3 में बफर स्टॉक और खाद्य सुरक्षा के मुद्दे से संबंधित प्रश्न इससे आ सकते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात हम इसमें करेंगे कि खाद्य सुरक्षा या भोजन की चिंता जो इंडियन एक्सप्रेस का मुद्दा है उसमें यह कहा गया है। एक बार हम इसमें बारे में हम देख लेते हैं कि प्रीलिम्स में इससे संबंध बन सकता है FAO से, जिसको आप फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। वैश्विक भूख सूचकांक से भी प्रश्न बनाया जा सकता है, जिसको आप वर्ल्ड हंगर इंडेक्स कहा जाता है। और साथ साथ में IAASTD, ये प्रीलिम्स के फैक्ट के बेस पर क्वेश्चन यहां पर बन सकता है। दूसरा सवाल आपके मुख्य परीक्षा से संबंधित बनाए जाएंगे, जो कि हम इस पर डिस्कस करने वाले हैं। समाचार में ये कहा गया है कि जो हमारा FAO है, जिसे आप फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशंस कहा जाता है, उसके मुताबिक साल 2021 और 22 में फूड प्राइस इंडेक्स में 30% वृद्धि हुई है। अर्थात कि अगर कहा जाए, हम सभी को पता है कि हमारे जीवन में रोटी, कपड़ा और मकान का एक बहुत बड़ा महत्व है। अगर सामान्य जीवन के लिए या फिर लोअर क्लास के लोग हो या मिडिल क्लास के लोग हैं, उनके लिए भोजन या सभी के लिए भोजन बहुत ही आवश्यक है। ऐसे स्थिति में अगर भोजन के मूल्यों में वृद्धि हो जाए तो जीवन जीना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर FAO के मुताबिक 2021-22 में फूड प्राइस इंडेक्स में 30% वृद्धि बढ़ोतरी देखी गई है। आखिर बार ऐसा 2010 से 11 में हुआ था। आखिरी बार अगर देखा जाए तो फूड अर्थात भोजन में वृद्धि 2010 से 11 में हुआ था। हालांकि इसके पीछे कई कारण है। अगर हम इसकी घटना की बात करें तो इस घटना के पीछे कई कारण है। ये जिसको आप अरब स्प्रिंग भी कहते हैं, इस घटना को उन कारकों में एक थी जिसको आप अरब स्प्रिंग कहते हैं। सबसे पहली बात यह है कि इनकी घटनाओं पर हम चर्चा करें जो आपकी मुख्य परीक्षा में ये महत्वपूर्ण हो सकता है। पहली घटना की बात ये कहा जाए कि खाद्य आपूर्ति की समस्या तीव्र क्यों हुई। एक प्रश्न बन सकता है या आप अपने मुख्य परीक्षा में ये कोट कर सकते हैं कि आखिर क्या रीजन है कि जो FAO के मुताबिक जो इंडेक्स बनाया गया और उसमें कहा कि फूड प्राइस के इंडेक्स में 30% की वृद्धि हुई, तो इसके पीछे कारण क्या है। आखिर खाद्य आपूर्ति की समस्या क्यों उत्पन्न हो रही है। पहला प्रश्न यहां पर यह बनता है, तो इसका ये कह सकते हैं कि 2020 में कोविड-19 का महामारी का एक प्रभाव हो सकता है। कोविड-19 के महामारी का एक प्रभाव हो सकता है। दूसरा प्रभाव यह है कि रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध है। हम सभी को पता है कि विश्व स्तर पर जिस प्रकार से रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध हो रहा है प्रत्यक्ष रूप से, लेकिन कहीं ना कहीं यूरोपियन देश जो है अप्रत्यक्ष रूप से यूक्रेन के साथ देकर ये अप्रत्यक्ष रूप से विश्व युद्ध के रूप में इसको तब्दील कर दिया गया है। तो खाद्य आपूर्ति की समस्या का एक कारण रूस और यूक्रेन का युद्ध है। अब समस्या ये उत्पन्न होता है, या आप ये कहेंगे कि आखिर यहां पर रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध, इसका कारण कैसे बन सकता है। तो यहां पर कहा जा सकता है कि जो दोनों देशों में गेहूं के लिए विश्व बाजार का 27% और मकई के लिए 16%, जो कि 23% सूरजमुखी के लिए और 53%, ये सभी प्रतिनिधित्व करता है रशिया और यूक्रेन के बाजारों से। तो अब युद्ध हुआ, शुरुआत हुआ, युद्ध के कारण, रूस और यूक्रेन के युद्ध के कारण ये काफी डिस्टर्ब रहा, जिसके कारण से आपूर्ति जो बाजार में हो नहीं पाई। तो एक समस्या का कारण ये भी रहा। दूसरा कारण ये है कि अवरुद्ध काला सागर बंदरगाह, काला सागर जिसको आप ब्लैक सी कहते हैं, ब्लैक सी में बंदरगाहों को में अवरुद्ध करना एक कारण, क्योंकि हम सभी को पता है कि ये यूक्रेन से लगभग 95% अनाज का निर्यात करता है। अब युद्ध के कारण ये अवरुद्ध हो चुका है, जिसके कारण से खाद्य आपूर्ति की समस्याएं उत्पन्न हो गई है। इसके अलावा और भी विभिन्न
रेलवे गेज हैं, जैसे यूक्रेन में एक असाधारण रेल रोड नेटवर्क है, लेकिन यूक्रेन में यूएसएसआर द्वारा निर्मित रेलवे गेज पड़ोसी देशों में सामान नहीं ले जा रहा है, बॉर्डर में एक समस्या उत्पन्न हो रही है। तो एक तो कारण ये हुआ। दूसरी, अगर हम बात करें कि भारत में गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध क्यों लगाया गया, आप सभी को पता है कि भारत ने कई बार कहा कि हमारे यहां अनाज जो है WTO से कई बार सिफारिश की, WTO से कई बार उसने रिक्वेस्ट किया कि हम अपनी अनाज को विश्व के मार्केट में हम बेचना चाहते हैं। WTO ने इस बात पर प्रतिबंध लगाया। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि भारत ने गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध क्यों लगाया। उत्पादन को लेकर चिंताओं के बीच बढ़ती घरेलू कीमतों के नियंत्रण के लिए भारत जो है अपने गेहूं के प्रतिबंध पर गेहूं के निर्यात पर वो प्रतिबंध लगा देता है। इसका कारण है ग्रीष्म लहर और निजी क्षेत्रों में जमाखोरी के कारण मौजूदा भंडार के बारे में अनिश्चितता। जिस प्रकार से जमाखोरों के द्वारा या कालाबाजारी के माध्यम से मार्केट को आर्टिफिशियली महंगाई बढ़ा दी जाती है, इन्फ्लेशन कर दिया जाता है, उन सभी को मद्देनजर चिंता रखते हुए भारत ने गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया। अब बात करते हैं IASTD की बात करते हैं, जिसको विकास के लिए कृषि ज्ञान विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतरराष्ट्रीय मूल्यांकन कह सकते हैं। 2009 में विश्व बैंक की पहल इस पर हुई। दूसरी बात की खाद्य कीमतों में बढ़ोतरी का मुख्य कारण जो है कमोडिटी फ्यूचर एक्सचेंजों पर कृषि जिनसे साथ सट्टा किया जा रहा है। ये बातें हैं, 2-3 प्रमुख मुद्दा बातें हैं। दूसरी, खाद्य सुरक्षा के मुद्दे से अगर हम बात करें तो खाद्य सुरक्षा के मुद्दे से अगर बात किया जाए तो सबसे बड़ी बात तो है कि कृषि में निजी क्षेत्र अर्थात भारत की बढ़ती भूमिका ने काफी जोखिम उठाया। जैसे खाद्य मुद्रास्फीति जो है भारत में खाद्य सुरक्षा के लिए चिंता का एक प्रमुख कारण है। महामारी जो है इसका दूसरा कारण है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट हमारे प्रीलिम्स में सवाल क्वेश्चन बन सकता है कि 2021 में वैश्विक भूख सूचकांक जिसके वर्ल्ड हंगर रिपोर्ट कहते हैं या वर्ल्ड हंगर इंडेक्स कहा जाता है, भारत का स्थान 116 देशों में 101 स्थान पर है। अर्थात हम बांग्लादेश से भी हम पीछे हैं। हम 116 देशों में से हमारा जो स्थान है 101वां स्थान। ये बड़ा चिंता का विषय है। और भी बहुत सारी चीजें हैं कि खाद्य भंडारण में पारदर्शिता होनी चाहिए और ये सारा, तो ये सभी चीजें आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। खास करके 2021 के वैश्विक भूख सूचकांक में भारत का स्थान जो है 101 है 116 देशों में। ये मुख्य परीक्षा और प्रीलिम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। अब बात करते हैं दूसरी न्यूज पर चलते हैं जो हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। अब यहां पर देखा गया एक सबसे प्रमुख, अगर देखा जाए तो ये कहा गया दूसरा न्यूज है। इस न्यूज पर हम लोग चर्चा करते हैं। हम ही सभी को पता है कि यहां पर ये न्यूज इंडियन एक्सप्रेस से लिया गया है और भारतीय अर्थव्यवस्था का ये प्रसंग बन सकता है GS3 का। समाचार न्यूज में ये कहा गया है कि भारत सरकार लंबे समय तक आर्थिक विकास और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए पूंजीगत व्यय पर जोर दे रही है। पूंजीगत व्यय जिसको आप कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं कि अगर देश में कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होगा, पूंजीगत व्यय नहीं होगा तो आर्थिक विकास नहीं होगी, रोजगार का सृजन नहीं होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं होगा। इस पर कई सारे कदम उठाए गए हैं सरकार के द्वारा। सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए, जिसे आप फाइनेंशियल ईयर 22-23 कहते हैं, उसके लिए पूंजीगत व्यय को एक बहुत बड़ी पहल की है और पूंजीगत व्यय में कहा कि 35.4% से बढ़ाकर अर्थात 7.5 लाख करोड़ रुपए कर दिया है कि हम 7.5 लाख करोड़ रुपए का वो व्यय करेगा, ताकि भारत में जो महामारी के दौर से भारत भी गुजर रहा है, चाहे वो कोविड-19 का महामारी हो या अन्य महामारी, उस महामारी प्रस्त पर अर्थव्यवस्था में जो सार्वजनिक निवेश होंगे, पब्लिक जो इन्वेस्टमेंट होगा, है ना, उस निवेश के आधारित हमारा रिकवरी होगा। दूसरी बात यह है कि जुलाई अगस्त के दौरान हस्तांतरण में तेजी हुई। खास करके राज्यों के लिए जो ब्याज मुक्त पूंजीगत व्यय ऋण योजना जुलाई में तेजी से उछाल मारा और चालू वित्त वर्ष के लिए ऑफ बजट आधार में समायोजन के मापदंडों को भी देखा गया। अब आपको यहां पर एक प्रश्न आपके मन में उत्पन्न हो रहा होगा और होना भी चाहिए कि हमने तो कहा कि सरकार ने कहा है कि भाई
आपको पूंजीगत व्यय में उठाए गए कदम की बात की जाए तो आप यहां पर देख सकते हैं कि किस प्रकार के कदम उठाने की बात हमारी सरकार जो है पूंजीगत व्यय में करती है। इस पर भी हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। चलिए देखते हैं। तो यहां पर यह समझ सकते हैं, देखिए यहां पर सरकार ने यह कहा, देखते हैं, उल्लेखनीय वृद्धि। केंद्र ने इस वित्तीय वर्ष में राज्य सरकारों को पूंजीगत व्यय की बात कही। 2022-23 के बजट के अनुसार जो है सापेक्ष इसके कर राजस्व में अपेक्षित ओवरशूटिंग देखने को मिला है। तो बहुत सारे ये पॉइंट हैं जो आपके एग्जाम में ये बन सकते हैं, आपके एग्जाम में ये बन सकता है। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे बढ़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट एक ये है आपका न्यूज जो आप समझ सकते हैं, ऑन द नोज। इंडियन एक्सप्रेस का ये न्यूज है, ऑन द नोज। हम सभी को पता है कि आज जो हम कोविड-19 के दौर से गुजर रहे थे, अभी भी गुजर रहे हैं। भारत सरकार जो है बूस्टर नामक इंजेक्शन की शुरुआत कर दी थी। तो ऐसी स्थिति में इंजेक्शन के अलावा सरकार ने, ये हमारा प्रश्न बनता है विज्ञान और प्रौद्योगिकी से, अर्थात जीएस थर्ड का ये प्रश्न बनता है। हाल ही में भारत को केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन, जिसको CDSO कहा जाता है, केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने प्राथमिक टीकाकरण के लिए देश की पहली इंट्रानेशनल वैक्सीन, जिसको आई, ये हमारे प्रीलिम्स में प्रश्न बन सकता है, IN कोवैक्स, ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन सकता है। और CDSO के सबसे पहला प्रश्न ये बनेगा कि केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने प्राथमिक टीकाकरण के लिए देश की पहली इंटरनेशनल या आप कह सकते इंट्रानेशनल वैक्सीन, जिसको IN कोवैक कहा जाता है, इन कोवैक की मंजूरी दे दी है। इसका सबसे बड़ा, अगर हम बात करें इसकी सबसे प्रमुख खासियत की बात करें तो ये नाक की परत तक स्पाइक प्रोटीन पहुंचने के लिए चिंपैंजी एडेनोवायरस की एक हानिकारक संस्करण का उपयोग करता है। ये नेशनल वैक्सीन है, ये नाक में स्प्रे किया जाता है। तो ये प्रश्न बन सकता है कि ये जो हमारा इंटरनेशनल वैक्सीन है, ये किसके द्वारा इसको प्राथमिकता दी गई है? तो केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन के द्वारा। ये आपका प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन सकता है। पहला पॉइंट तो ये हुआ। दूसरी बात ये कहते हैं कि इसके बारे में थोड़ी सी हम जान लेते हैं कि नाक के टीकाकरण की प्रभावीकरण के बारे में थोड़ी सी जान लेते हैं, जो खास करके आपके एग्जाम या फिर मेंस पेपर में इससे प्रश्न बन सकता है। यह कहता है कि नाक के टीकाकरण की जो प्रभावी करता है, इसके बारे में हम जानते। सबसे पहली बात तो है कि पहली पीढ़ी गंभीर बीमारी से बचाता है, लेकिन सफलता के संस्करण को नहीं रोकता है, नेशल्स जो है हमारा। दूसरा, इसका कारण कोरोना वायरस के खिलाफ जो है श्वसन पथ में जो प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया प्रेरित करती है। हम सभी को पता है कि कोरोना वायरस जो है आपको सांस लेने में भी दिक्कत होती थी, इस समस्या का समाधान ये करेगा। दूसरी बात है कि नाक में टीके नाक की कैविटी के स्तर को करने वाली पतली और जो श्लेष्मा झिल्ली के प्रतिरक्षण को भी रोकता है। तो ये प्रमुखता है जो आप इस चीजों को देख सकते हैं, इसलिए नेशल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये एग्जाम में हमारा प्रश्न बन सकता है इससे संबंधित। तीसरा, आप देख लीजिए आज का न्यूज जो सबसे महत्वपूर्ण ये भी है, कल का क्रांतिकारी का ऋण, इंडियन एक्सप्रेस का ये न्यूज है। इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज है क्रांतिकारी का ऋण। सबसे पहला, आप 18वीं शताब्दी के मध्य में ये बहुत सारी जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं इससे संबंधित है। आप सभी को पता है कि भारत जो है आजादी का अमृत महोत्सव में राष्ट्र को 8 सितंबर को इंडिया गेट के पास जो सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति की स्थापना की है। सुभाष चंद्र बोस, जिसको हम लोग नेताजी के नाम से संबोधित करते हैं, है ना, उनकी मूर्ति की स्थापना की है, उनको श्रद्धांजलि दिया गया है। अब सवाल ये होता है कि प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? प्रीलिम्स के लिए सुभाष चंद्र बोस से संबंधित INA की बात होगी, सुभाष चंद्र आजाद हिंद फौज की स्थापना की बात होगी, या रानी झांसी रेजिमेंट की बात होगी। आप समझ ले कि ब्रिटिश सरकार के दौरान, जब ब्रिटिश शासन में थी भारत के अंदर में, तो उस ब्रिटेन दमन के दौरान जो अंग्रेजों ने अपने पूरे अस्तित्व में भारतीय राष्ट्रीय सेना, जिसको इंडियन नेशनल, है ना, आर्मी कहते हैं, उसकी गतिविधि से संबंधित सभी घटनाओं को अवरुद्ध कर दिया था। इसलिए भारत में INA के बारे में बहुत कम जानकारी लोगों को होती है,
लेकिन हमें जानना चाहिए। दूसरी बात, जापानी इंस्पायर्ड फोर्सेस इसे भी कहा जाता था अंग्रेजों के द्वारा। दूसरी बात, आईएनए ट्रायल के कारण जो भारतीय राष्ट्रीय सेना का आम लोग का ध्यान गया था आपका। आईएनए की जो स्थापना थी, इंडियन नेशनल अगर आर्मी की बात करते हैं तो उसकी स्थापना की अगर हम बात करें तो रास बिहारी बोस उसमें आते हैं, है ना। ये बहुत सारी बातें इसके अंदर में, तो इससे संबंधित प्रश्न आपका बन सकता है। दूसरी बात ये है, भारत और सीमाएं आईएनए की बात आगे देखते हैं। रानी झांसी रेजिमेंट, ये बोस के भारतीय नारी शक्तिकरण को संगठित करने के लिए बनाया गया था। इसका रेजिमेंट की स्थापना की गई थी। सिंगापुर में 500 महिलाएं और स्वयं सेवकों के साथ इसकी शुरुआत की गई थी, जिसमें 30 को अधिकारी प्रशिक्षण दिया गया था। तो ये से भी आपका प्रश्न बन सकता है। थोड़ा सा हम ये जान लेते हैं आजाद हिंद फौज के बारे में, आजाद हिंद सरकार के बारे में। आजाद हिंद सरकार की जो स्थापना है 21 अक्टूबर 1943 को हुआ था। बॉस ने इसे समझाने की बहुत सारी कोशिश की कि जापानियों को इन सरकार के गठन में कोई लेना देना नहीं था, है ना। यह स्पेशली भारत की आजादी के लिए इसे बनाया गया था। तो यह संबंधित आपका प्रश्न बन सकता है। एक सबसे इंपॉर्टेंट और भी है जो प्रधानमंत्री के द्वारा इसको संचालित किया गया है, जिससे आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकता है, जिसका नाम है पीएम श्री। पीएम श्री जो है स्कूल के नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में आप जानते हैं। तो पीएम श्री के तहत स्कूलों का नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत बहुत सारी प्रयोगशालाओं के रूप में ये आपका एक तरीके से पहल है। ये इंडियन एक्सप्रेस का है, द हिंदू में भी इसके न्यूज को दिया गया है। ये आपके प्रश्न बन सकता है स्वास्थ्य शिक्षा से संबंधित, है ना। समाचार में ये कहा गया है कि सरकार ने हाल ही में जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है उसके घटकों को प्रदर्शित करने की कोशिश की है और देश में जितने भी स्कूल्स हैं, देश भर के स्कूलों को अपग्रेड करने की कोशिश किया जा रहा है ताकि हमारा शिक्षा और व्यवस्था और भी बेहतर हो। खास करके इसके लिए केंद्रीय कैबिनेट के द्वारा जो केंद्र प्रायोजित पीएम श्री योजना, अब एक सवाल आता है, श्री योजना, पीएम श्री योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, यह प्रश्न आपका बन सकता है। तो पीएम श्री योजना, जिसको हम बोलते हैं प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, क्या बोलते हैं, प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, ये स्कीम है। उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, यह प्रश्न बन सकता है। ऑब्जेक्टिव है कि स्कूल का एक समूह बनाना जो एनईपी के लैब के रूप में कार्य करेगा। दूसरी बात है कि उन्नयन के लिए विद्यालयों की पहचान की जिम्मेवारी राज्य की होगी। दूसरी बात और भी है, सबसे प्रमुख बात इसके अंदर में आप देख सकते हैं कि पीएम श्री योजना का महत्व यहां पर है। सबसे बड़ी महत्व पीएम श्री योजना के तहत यह है कि भारत के अंदर में, भारत के स्कूलों के अंदर में लैब की स्थापना करना, अर्थात पीएम श्री में स्कूल में बेहतर बुनियादी ढांचा, प्रयोगशालाओं, स्मार्ट कक्षाएं, पुस्तकालय, खेल उपकरण, कला कक्षा, इन सभी चीजों से सुसज्जित करना पीएम श्री योजना का मुख्य मकसद है। यहां तक कि जल संरक्षण, अपशिष्ट पूर्ण चक्र, ऊर्जा कुशल बुनियादी ढांचा, पाठ्यक्रम में जैविक जीवन शैली, एकीकरण और ग्रीन स्कूल जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करना जो है पीएम श्री योजना का मुख्य उद्देश्य है। यहीं पर उच्च शिक्षण संस्थानों में भी इसे जोड़कर आपको मेंटरशिप प्रदान करना पीएम श्री योजना का एक मुख्य उद्देश्य है। यह आपका प्रश्न बन सकता है आपका एग्जाम में। तो ये हमारे जो कल का ये बहुत प्रमुख न्यूज था जो हमारे एग्जाम के पर्पस से बहुत ही महत्वपूर्ण था। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं दूसरे वीडियो में। इसी प्रकार की डेली करंट अफेयर में आप बने रहे, इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको रोज नई नई खबरों के साथ आपके एग्जाम को और भी बेहतर बनाया जाए। सो थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।